इंटरव्यू में बेसिकली जो मेरा इंट्रो हुआ उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ये जो संस्था है ईपीएफओ जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो एज अ ईओ और ईओ, तो उन्होंने कहा कि आपके वेबसाइट्स पे एक मोटो है, आप वो मोटो बताइए ईपीएफओ का। तो मुझे मोटो नहीं पता था, मैं आंसर उसका नहीं दे पाया। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले आप कोई भी इस एग्ज़ाम के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को एक बार नहीं कई बार जाकर देख लीजिए, और उसके जो अबाउट वाला सेक्शंस है उसमें और पूरा उसके बेसिक्स, उसके हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। हिस्ट्री तो मैंने सब पढ़ रखा था, वो सब चीज़ें पढ़ रखी थी, उसके स्कीम्स क्या हैं और अंदर की सारी चीज़ें पढ़ रखी थी मैंने, वो सीबीडीटी और बहुत सारी चीज़ें, कैसे लॉ बनता है और सारी चीज़ें। बट वो बहुत बेसिक जो चीज़ होती है, मोटो जो पब्लिसिटी के लिए यूज़ की जाती है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्ट मोटो तो नहीं पता। एक चीज़ और भी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता और आपको सब क्रक्स पता है तो आप उसे आंसर विथ परमिशन कि सर मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं पता बट मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप ब्लफ मत करिए, गलत आंसर देने से बचें। और बेस्ट आंसर है सॉरी। मुझे लगता है कि 12 से 15 बार सॉरी बोलने वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं मोटो नहीं बता पाया बट मैंने हाँ उनको बता दिया कि सर उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं ये बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ बताइए। तो ऑब्जेक्टिव्स पे मैंने बताया कि जो डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन है, सोशल सिक्योरिटी से वंचित है, जिन्हें कहीं और कवर नहीं किया जाता, सर हम उन्हें कवर करते हैं और उनके मुश्किल वक्त में हम उन्हें सहयोग करते हैं, जो जिनमें फ़ंड, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे स्कीम्स हैं हमारे। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि क्या मतलब स्कीम ये बता रहे हैं कि ये कब का है और कितने स्कीम्स हैं। तो आपने इतना तो आप पढ़ ही लिए होंगे ईपीएफओ के बारे में कि 3 स्कीम्स इसमें चलती हैं। एक फंड के लिए जिसे ईपीएफ बोलते हैं, एक पेंशन के लिए जिसे ईपीएस बोलते हैं और एक इंश्योरेंस के लिए जिसे डीएलआई बोलते हैं। और इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी कि कितना परसेंट एम्प्लॉय का ईपीएफ में जाता है, कितना परसेंट एम्प्लॉयर का ईपीएस में जाता है। तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया होगा, ईपीएस में 8.33% एम्प्लॉयर का जाता है और 3.66% एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके ईपीएफ में जाता है। डीएलआई के बारे में पूछा, वो भी मैंने बताया। ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी, जो मैं पढ़ के गया था और यहाँ पे मैंने ठीक ठाक आंसर उन्हें दे दिया, वो सेटिस्फाइड थे भी मेरे आंसर से। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी उन्होंने पूछे, कितना परसेंट कौन देता है, ये भी उन्होंने पूछा, उसका भी मैंने जवाब दे दिया। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि ये जो फंड मिलता है और ये जो पेंशन मिलता है तो ये एग्जम्प्टेड होता है टैक्स से या नहीं होता है। तो मैंने पढ़ रखा था, उसका आंसर मैंने दे रखा था कि हाँ सर। फिर उन्होंने ये एक सेक्शन से किस आईटी जो इनकम टैक्स एक्ट है किस सेक्शन के अंतर्गत जो है इनको एग्जम्पशन मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था। तो सबसे अच्छा विकल्प है ऐसे प्रश्नों के लिए सॉरी सर। तो मैंने कहा सर मैंने विषय में नहीं पढ़ा। तो फिर उसके बाद यहाँ से ईपीएफओ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद फिर ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे पूछे। उसके बाद मैम थी, उनके पास फिर उनको बोला गया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैम ने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मुझसे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे, जिसमें से उन्होंने पूछा ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस है। तो ये नॉर्मली यूपीएससी में ये बहुत ही क्लिशे क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, तो उसका डिफरेंस मैंने बताया। फिर उनका ये क्वेश्चन था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो लीगल सिस्टम है वो किस पे आधारित है, कब से उस पर आधारित है। तो फिर मैंने उन्हें जो है उसका आंसर दिया। उसमें एक उन्होंने पूछा कि कब से इस्टेब्लिश हुआ, तो मैंने बोला कि केशवानंद भारती केस से। तो मैम ने कहा कि शुरुआत कब हुई, तो मैंने बोला केशवानंद भारती, लेकिन मैम ने कहा नहीं, मेनका गांधी से स्टार्ट हो गई थी, बट वो
इस्टेब्लिश पूरी तरह से हो पाया, ऑथेंटिकेटेड हो पाया केशवानंद भारती के से। एक डिबेट जैसा हुआ, शायद मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था वहाँ पे, बट हाँ कई बार आप पढ़ लेते हैं चीज़ें तो आपको लगता है कि आप ही सही हो, बट वो सेटिस्फाइड थे, ऐसा कोई हीटेड डिबेट नहीं हुआ था। बट मेरा मानना था कि हाँ केशवानंद भारती पे वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये सही भी है, बट उसकी इनिशिएशन मेनका गांधी केस से हो गई थी। हाँ, जो डिबेट उस समय हुई थी आपने वही डिबेट इंटरव्यू पैनल में भी स्टार्ट करी। तो उससे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका फ़र्क पड़ा है मेरे इंटरव्यू के मार्क्स पे या नहीं, बट हाँ मैं कहूँगा कि ऐसे केस में आप यस मैन बन के जो है, हाँ, डिबेट से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डिबेट कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, कहीं आपके ईगो को झलका दे, कहीं आपके एरोगेंस को बाहर निकाल दे, और कहीं ना कहीं आप इस बीच में आप उसको कहते हैं ना कि आप वो रिस्पेक्ट भूल जाए। तो क्योंकि डिबेट में क्या होता है ना, हमेशा डिबेट में कभी कभी आप मिस कर देते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो इससे अच्छा है कि बचना चाहिए। आप एक प्रॉपर वे में जवाब दीजिए, है ना। बाकी जैसा इन्होंने बताया और कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस इनका, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए अकाउंट से, लेबर लॉ से, प्लस जैसा कि ईपीएफओ से इतने जो क्वेश्चंस पूछेंगे ईपीएफओ को लेकर, हमने लास्ट टाइम भी पूरे मॉक भी कराए थे, प्लस हमने 4 बुकलेट दी थी, बुकलेट 1, 2, 3, 4, है ना। तो जिसमें बुकलेट 1 में एक जनरल बात थी, जिसमें आपकी कैसी ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या हॉबी होनी चाहिए। बुकलेट 2 में हमने पूरा का पूरा ईपीएफओ का हिस्ट्री दी थी। बुकलेट 3 में हमने ईपीएफओ की सारी स्कीम्स के बारे में बताया हुआ था, और ईपीएफओ जो बुकलेट 4 थी उसमें न्यू लेबर कोड दिया गया था। तो ये चारों की चारों बुकलेट्स हमने पूरी दी थी प्रॉपर इसी वे में, ताकि आपको एक इंटरव्यू में अच्छा फ़ायदा दे सके। और क्योंकि देखो होता क्या है ना दोस्तों, जब आप रिटर्न से निकल आते हैं ना, तो भीड़ तो जो लाखों की भीड़ तो छट के वो हो ही गई मुट्ठी भर, और जब वो मुट्ठी भर हो गई ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना मेरिट जो होती है, जैसे भले ही इनके कुछ भी हो लेकिन एक अच्छा इंटरव्यू गया इसीलिए तो इनके टॉपर बने हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कुछ और बताना चाहते हैं आप? इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस थे, जैसे कि पॉलिटी से, और भी जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब उन्होंने पूछा उसका आंसर दे दिया, तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस पूछा, तो वो भी आंसर मेरा लगभग सही था। और भी पॉलिटी से काफ़ी अच्छे डिबेटेबल क्वेश्चंस थे, अभी क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि आपका ये ओवर स्टेपिंग इन द शूज ऑफ लेजिस्लेचर, जो ओवर जुडिशियल जजमेंट्स जो आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री जजमेंट्स जो आते हैं, तो उस विषय में पूछा गया था मुझसे। तो वो सब क्वेश्चंस भी थे उसमें, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद क्वेश्चंस कुछ अकाउंट्स के पूछे गए थे, जिनमें एक जो क्वेश्चन मुझे समझ में याद आ रहा है अभी, वो था कि बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, एसेट किस में आता है, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। थोड़ा सा मैं अकाउंट्स में मैंने पढ़ा नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लेबर लॉ और अकाउंट्स का महारथी होने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आप बिल्कुल बेसिक और सरफेस पे भी पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद मेरा बैकग्राउंड आईटी था, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, तो इस वजह से मुझसे आईटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आईटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ दिन पहले एक साइबर पॉलिसी आई थी, साइबर पॉलिसी के बारे में पूछा गया, जो कि अभी हमारे पास साइबर पॉलिसी नहीं आई है, तो उसके विषय में पूछा गया से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सोशल मीडिया एक कोई एक्ट आया हुआ था, तो उसके विषय में पूछा गया। आईटी एक्ट 2000 है, उसके सेक्शंस के बारे में पूछा गया। एक श्रेया सिंघल का केस है, उसके बारे में पूछा गया। तो ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैं आईटी से था, तो मेरे लिए ये ऑब्वियस थी, तो मैंने इन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया था। फिर भी मुझे लगता है कि 70 से 80% के क्वेश्चंस के आंसर मैंने इंटरव्यू में दे दिए थे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपने जवाब दे दिए, क्योंकि जितना जिस लेवल का आपसे क्वेश्चंस बता रहे हैं वो एक मतलब एक देखा जाए तो एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक अच्छे क्वेश्चंस है, जो आपका इंटरव्यू भी ज़्यादा चला और आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी एक टेक्निकल है। और जो आपका बैकग्राउंड है, जैसे आईटी उससे पूछा गया, आपसे अकाउंट्स में पूछे गए, लेबर लॉ पूछे गए, पॉलिटी में भी आपसे एनालिटिकल पॉइंट पूछे गए, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा एक कहते हैं ना, एक अच्छे बंदे को देख के उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस रखे, क्योंकि उन्हें भी एक्सपेक्ट था कि ये बंदा रिप्लाई देगा, है ना। तो यही है कि यही दिखाता है कि वो उनसे साथ जो समय बढ़ा है वो और निखारना चाहते थे कि और कितना इसको नॉलेज है, क्या सिर्फ किसी टॉपिक पे ऊपर है या बाकी सब में भी नॉलेज है इसको। ऐसा नहीं किसी एक में सिर्फ डीप है बाकी किसी में ना हो। तो इस तरह से इनका जो इंटरव्यू है वाकई में बहुत अच्छा रहा है। और इंटरव्यू 70 से 80 क्वेश्चन इन्होंने अगर परसेंटेज बताए हैं, बाकी में अगर आप नो भी सर कहेंगे तो वो भी बता रहा है कि नहीं बाकी बंदे को नॉलेज है ना। और कुछ बताना चाहते हैं इंटरव्यू में आप?
इंटरव्यू में कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस थे, कुछ इकोनॉमिक्स के थे। ज्योग्राफी में कभी कभी ऐसा रैंडम क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं फैक्चुअल, वो ऐसे ही चेक करते रहते हैं कि आपको फैक्चुअल आता है या नहीं। और एक चीज़ बता दूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर ना आना बहुत इंटरव्यू का अच्छा असेसमेंट आप उस आधार पर नहीं करते हैं। वो फैक्चुअल इसलिए पूछते हैं कि आप ईज हैं या नहीं, आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। समर सॉलिसिट मुझसे अचानक पूछ लिया गया था, और भी एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछ लिए गए थे, तो कुछ के मैं दे पाया, कुछ के मैं नहीं दे पाया। तो क्योंकि जैसे इंटरव्यू में भी होता है कि होता क्या है कि जैसे ज्योग्राफी पूछ लिया कुछ भी, तो जो करंट में टॉपिक चल रहा है उस समय, मान लीजिए न्यूज़ में चल रहा है, तो उनको सिलेबस से मतलब नहीं ना, वो सिलेबस देख के बैठे हैं। उनको पता है कि हाँ इसमें स्पेशल पार्ट कुछ है, अकाउंट्स का है, लेबर लॉ का है, बाकी उनको स्पेसिफिक नहीं पता इसमें क्या है। उनको पता है करंट में कुछ चल रहा है वो पूछ लेंगे। वो इतना जानते हैं कि भैया न्यूज़ में कुछ आ रहा है, हाईलाइटेड कुछ भी टॉपिक है। क्योंकि जैसे और भी लोग इंटरव्यू लिए तो उन्हें पता है कि जो करंट में टॉपिक चल रहे थे, जैसे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मूवमेंट चल रहा था, ज्योग्राफी में भी जो लाइन का डिस्प्यूट था वो सब उन्होंने पूछा। एनवायरनमेंट में भी जो 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 नेचर स्पॉट थे, मतलब नेचुरल वाले, वो सभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो जो करंट के पार्ट हैं। तो आपसे भी कुछ ऐसे पूछे गए हैं? मुझसे ज्योग्राफी पूछा गया था, इन्वायरमेंट तो सर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, बट फैक्चुअल थे क्वेश्चंस जो है, जो इस तरह के थे। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो थे उनमें मैं मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक आंसर दे पाया था। और फिर से मैं यही कहूँगा कि जो आपकी मेन इंटरव्यू के लिए आपको स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग के लिए आपको स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है। इंटरव्यू के लिए आपको रुक के, पॉज लेके, कंफर्टेबल होके, आपको घबराना नहीं है। ये सब चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इंटरव्यू के लिए बहुत विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 10 के पास से आज तक जो पढ़ते आए हैं वो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगी। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का जो सबसे खास बात है कि कोई सिलेबस नहीं होता है। तो आप ये कहिए कि इंटरव्यू की मैं इस स्पेसिफिक तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर लूँगा, तो कभी परफेक्ट प्रिपरेशन इंटरव्यू की हो नहीं सकती है। जैसा कि सर ने बताया कि इंटरव्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रुक के पॉज लेके फिर बोलना है। बस यहीं पे आपका 50% इंटरव्यू सुधर जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ का जवाब एकदम से देंगे और बाकी के जवाब एक रुक रुक के देंगे, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर सवाल को सुनना है, समझना है, फिर क्या बोलना है, एक सेकंड रुक के जवाब देना, थोड़ा ठहराव लेके, ताकि उनको भी लगे कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंस में है। और एक नॉर्मल टोन में बोलना है और आराम से बोलना है, ताकि अगर आप घबराओ भी तो पहले ही आपको प्लान सेट है कि आपको क्या बोलना है। और जिसका क्वेश्चन आता है उसको भी रुक के बोलना है, ताकि आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकें और आराम से बोल सकें। ठीक है दोस्तों। और तो सारे क्वेश्चन चलो प्री निकाल लिया, रिटर्न निकाल लिया, अब इंटरव्यू में तो कहाँ बच पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो बैठे थे हमारे जो चेयरमैन थे वो यूपीएससी के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, और जितने बोर्ड मेंबर्स थे वो सारे यूपीएससी के मेंबर्स रह चुके हैं। तो क्या वो लेबर लॉ में उनकी पीएचडी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरल जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू बोल देने पर भी लोग डर जाते हैं कि उतना मॉक इंटरव्यू और वो चीज़ें पढ़नी होंगी, बट यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। आप जनरल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक करते हैं, आपका ईज़ क्या है कन्वर्सेशन में, कितना कंफर्टेबल हैं आप, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, आपकी जो नॉलेज है उसको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, एक्सप्रेसिव है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आप ब्लफ मत करिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्रैक कोर्स होते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि एक बार आप रिटन टेस्ट पास कर लेंगे तो सर इंटरव्यू के लिए फिर से डेडिकेटेड वीडियोस और गाइडेंस ले आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि एक बार रिटर्न हो जाएगा तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं और मेरी टीम आपके साथ उस दौर तक है जब तक आप जॉब में जाएंगे, प्रोविजन एग्जाम देंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। तो सिर्फ आपको सिर्फ पेपर नहीं निकालना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू बाद मेडिकल ज्वाइनिंग है ना, आपके पास जो पहला प्रोविजन एग्जाम हो इसको आपको निकालने का, उस तक हमेशा आपके साथ है। तो जैसा कि सर बता भी रहे हैं कि जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में उनसे अकाउंट्स के एक ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी क्वेश्चन अलग थे। तो आपका इंटरव्यू कितनी देर चला था? इंटरव्यू तो मेरा लंबा चला। जनरली इंटरव्यू आप मान के चलिए 12 से 15 मिनट ही चला था लोगों का, बट जिसकी इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं तो 20 से 25 मिनट मेरा चला होगा। जनरली 10 मिनट 12 मिनट ऐसे ही चला था। और आपको पता होगा यूपीएससी, आपने किसी से बात की होगी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो 40 मिनट 45 मिनट आधे घंटे ऐसे चलते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते यूपीएससी के लेवल का इंटरव्यू होता है, बट एक एम्बियंस यूपीएससी का आपको वहाँ पे मिलेगा। हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इंटरव्यू होगा आपका सेम उसी तरह से होता है। आपको वही पैनल मिलेगा, आपको उसी जगह उसी हॉल में होगा और सेम वही प्रक्रिया होती है। बट जो टाइम है, जैसा कि उन्होंने बताया कि अमूमन लोगों का 12 से 15 मिनट हो रहा था, तो इनका जैसे 20 से 25 मिनट हुआ।
और जैसे जब मेरा हुआ था, मेरी फ्रेंड सर्कल में या जो हमारी टीम है उन लोग का हुआ था, लगभग अमूमन आप मान के चलो 20 से 25 मिनट हो जाता है, मतलब 20+ हो जाएगा आपका, है ना। तो बस ये है कि इंटरव्यू जो है उसमें मतलब एक प्रेशर मन में आ ही जाता है कि यूपीएससी भवन में आप जाके उन्हीं लोगों के सामने दे रहे हैं, है ना। तो ये एक प्रेशर रहता है। तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया, मतलब इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या फील आ रहा था? प्रेशर को हैंडल करने का मुझे लगता है इंटरव्यू में सर एक ही तरीका है, आप मॉक दीजिए। बस मॉक इंटरव्यू आपको आगे लेके जाएगा। और मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे सर, आपसे पर्सनली सर ने मेरा मॉक इंटरव्यू भी लिया था, और कुछ और कोचिंग्स के ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ थे, तो मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दौर में दिए। और भी मेरे एग्ज़ाम्स निकले हुए थे, उनकी भी इंटरव्यू मैं साथ में तैयारी कर रहा था, तो बैकअप में वो भी मेरा बनता जा रहा था। तो इंटरव्यू मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, अगर मैं इतने सारे मॉक्स नहीं देता, तैयारी नहीं करता, तो शायद मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता। वो पासिंग मार्क्स जो 50 मार्क्स हैं वो भी नहीं आते, क्योंकि इंटरव्यू मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफर फेज में था, या फिर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ था। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जैसे सर ने बताया कि सिर्फ कहते हैं ना, मॉक देने से आपका जो अंदर का हेजिटेशन है, आपका डर, वो निकलता है। और जिस दिन आप ये डर निकाल लेंगे ना, आप किसी भी इंटरव्यू फेल नहीं हो। इंटरव्यू आपके नॉलेज को इतना नहीं जांचता है, वो आप जब जाएंगे ना तो वो देखेगा कि वो आपकी पर्सनालिटी किस लेवल पे आपको कहते हैं ना, आपको सपोर्ट कर रही है। आपके क्वेश्चंस को जो वो पूछ रहे हैं, आप उसको किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वो बात अलग है। पता चला आप बैठे वहीं घबराने लग रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, तो आप उस प्रेशर को ही नहीं झेल पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो वो प्रेशर तभी निकलता है जब आप मॉक देते हैं, है ना दोस्तों। तो अब जैसा कि आपका इंटरव्यू हो गया था, फिर उसके बाद की जो जर्नी रही वो कैसी रही? इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद? हाँ, सिलेक्शन के बाद। जैसे इंटरव्यू मतलब आपने टोटल इंग्लिश में दिया था कि हिंदी में दिया था? नहीं, मेरा इंटरव्यू हिंदी में था। अच्छा, हिंदी में इंटरव्यू था जी। उसमें इंटरव्यू का ये सीन रहा कि इंटरव्यू तो हो गया, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा। वो एक जरूरी बात ये बच्चों के लिए कि इंटरव्यू जो आपका रहा वो आपने हिंदी में दिया था, तो क्या आपने इंटरव्यू के लिए परमिशन ली थी हिंदी में उनको, या आप डायरेक्ट हिंदी में बोलने लगे? ये बहुत बड़ी जो है एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि इंग्लिश में ही यूपीएससी होना चाहिए, या परमिशन, ऐसा कुछ परमिशन कोई ऐसा नहीं होता। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे शुरुआत में, अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप इंट्रो अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं दीजिए, या फिर वो आप हिंदी में इंट्रो दीजिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि पहले ऑप्ट करिए, या फिर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में दीजिए, इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, आप जिसमें देना चाहें आप दे सकते हैं। और बोर्ड मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उनको ऑब्वियसली कम से कम दो सबसे बड़ी जो अपने इंडिया की लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, वो उसमें वर्ड्स होते हैं। आप किसी में कम्युनिकेट करेंगे वो आपसे उसी में ही कम्युनिकेट करेंगे। लैंग्वेज बैरियर मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोई लैंग्वेज बैरियर है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, मैं रिटेन वगैरह सब कुछ पढ़ रहा था इंग्लिश में, हर एक चीज़ मेरी इंग्लिश में है, मैंने सारी बुक्स इंग्लिश में, पेपर्स इंग्लिश में दिए हैं। बट मैं कंफर्टेबल हिंदी में था, तो मैंने हिंदी में दिया। यही दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि इनका सारी स्टडी जो इंग्लिश में हुई है, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया। जैसे बहुत से लोग स्टूडेंट्स सवाल पूछते रहते हैं क्या इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, तो देखिए आप उसका जीता जाता उदाहरण सर है कि इन्होंने टॉप किया है, भले सब पढ़ाई इंग्लिश में करी लेकिन इंटरव्यू हिंदी में दिया। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर इंटरव्यू पैनलिस्ट आपसे कह देते हैं कि नहीं इंग्लिश में दीजिए, तो आपको कम से कम इंट्रो जरूर इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, बाद में आप परमिशन लेके उनसे हिंदी में बोल दीजिए, है ना। कभी कभी क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बोल देते हैं कि नहीं आप इंग्लिश में दे दीजिए, या इंग्लिश में पूछ लेते हैं वो, तो आप थोड़ा सा बोल के फिर बोल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो आपको कुछ निगेटिव नहीं जाएगा। जनरली कभी कभी सर ऐसा हो जाता है कि कोई बोर्ड मेंबर है जो साउथ इंडिया से है या फिर कहीं और से, वो इसलिए आपसे इंग्लिश में नहीं पूछते कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, उनको लगता है कि आप बेहतर वो समझ पाएंगे आपकी बात या नहीं, इसलिए वो कहते हैं आप इंग्लिश में दे दीजिए। तो ठीक है, आप टूटी फूटी भी इंग्लिश में देंगे, इसे इंग्लिश बोलते हैं, ये लैंग्वेज सही वर्ड यूज किया सर ने, इंग्लिश, तो वो भी चलेगा। तो इतना तो आप थोड़ा बहुत इंट्रो अपना तैयार रख लो कि इंग्लिश में तो अपना कर ही लो, ताकि बस आपके चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो पसीने में ना बदले, मतलब कि आप घबराहट ना हो आपको, बस कि आपसे जैसा पूछ रहे हैं आप बोलिए, और आप उनको लगना चाहिए कि बंदा बिल्कुल नेचुरल है और किसी भी चीज़ का घबराहट नहीं है, और जो पूछा जा रहा है उसी तरह जवाब दे रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दे रहा है। जैसे और भी इंटरव्यू वाले हैं, जैसे और भी टॉपर्स थे, तो उन्होंने बताया कि वो साउथ इंडियन थे, उनकी इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही थी इंग्लिश वाले को,
तो उन्होंने बोला कि सर दूसरे पैनल से कि सर आप हिंदी में बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो जो सिंप्लिसिटी है ना वो एक अलग रिमार्क करती है। वो ईज लेवल सर मुझे लगता है एट मैक्स है। वो ईज लेवल आपको पूरे इंडिया में मुझे लगता है किसी और इंटरव्यू एग्जाम में, किसी एग्जाम में उस लेवल का ईज लेवल होगा, आपको वो बिल्कुल ईज कर देते हैं, प्रेशर में डालते हैं। तो वो बेस्ट आपके अंदर से निकालना चाहते हैं कि अब वो नहीं चाहते कुछ आपके अंदर रह जाए और आप वो जज गलत कर लें आपको। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो पूरे इंडिया में जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो यूपीएससी के पैनल्स होते हैं ना वो वाकई में बहुत ही आपको कहते हैं ना एक अच्छा फील कराते हैं, प्लस आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आपके अंदर से कुछ अच्छा निकले, और वो चाहते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी ही आगे जाए, है ना। तो वो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। आप फील ही नहीं कर पाओगे कि उन्होंने आपको किस किस पार्ट को जज कर लिया और आप सोच कुछ और रहोगे और वो जज मतलब उसके बाद जो आपका मेडिकल हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, फिर वो क्या प्रोसेस है। और उसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ जो बच्चे जानना चाहते हैं वो है कि आपने तो ज्वाइन कर लिया, तो अब आपको जो जॉब प्रोफाइल है और वर्क एक्सपीरियंस वो क्या है। तो आप पहले मेडिकल और ज्वाइनिंग से शुरू करते हैं। मेडिकल का सबसे पहले तो इंटरव्यू के बाद का जो रिजल्ट का समय रहा वो बहुत लंबा रहा। अगर आप उस टाइम पीरियड को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा और बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन समय था, क्योंकि जब आप एक बार एग्ज़ाम कोई फाइनल दे लेते हो, रिजल्ट का वेट करते हो तो मुश्किल होता है। तो हाँ, टाइम टेकिंग था। जब रिज़ल्ट आया तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव रहा, तो ये फाइनली अच्छा रहा मेरे लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने मेडिकल के लिए 10 से 15 दिन के अंदर कॉल किया था। हाँ, ये शायद 12 अगस्त को रिजल्ट आया था। यस। और 12 अगस्त को रिजल्ट आया था, अगर टाइमलाइन हम देखेंगे 12 अगस्त 2022 को। और उसके बाद जो मेडिकल में बुलाया गया, मेडिकल बाद में हुआ था एक्चुअली। पहले उन्होंने वो करवाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे पे था, मतलब नेक्स्ट डे पे मेडिकल था, जैसा कि हम लोग का भी हुआ था। तो पहले मेडिकल हो गया था, बाद में इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ, फिर मेडिकल हुआ। तो ये रहा था। इसमें लगभग जो समय था, स्पेन था, ये लगभग किस डेट पे हुआ था आप लोगों का? एग्जैक्टली सर याद नहीं मुझे टाइम, वो फ्रेम, बट 1 महीने से कम का। हाँ, 1 महीने से कम हो गया था। और मैं आपको बता दूं ये कोविड की वजह से इतना डिले हुआ था। आमतौर पे इस एग्ज़ाम में इतना डिले नहीं होता है, और कुछ और भी रीजंस थे जिस वजह से ये रिजल्ट भी देर हुआ, एग्ज़ाम भी लेट हुआ। तो क्योंकि यूपीएससी के पास वो स्पेस नहीं था जो एग्ज़ाम कंडक्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करवा पाए। बाकी एग्जाम्स लगे हुए, तो एग्ज़ाम बैकलॉग में चला गया था, इस वजह से। हाँ, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, तो एक लंबी लाइन लग गई थी एग्ज़ाम कराने की। और सबसे खास बात सर मुझे इस एग्ज़ाम की लगती है कि मुझे लगता है इंडिया में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा बहुत ही इस लेवल का 4800 ग्रेड पे, जो इसी ग्रेड पे है, ऑफिसर लेवल है, और सिंगल एमसीक्यू एग्जाम। यही तो इस एग्ज़ाम की खास बात है। और मैं उन सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इतनी बड़ी पावरफुल पोस्ट सिर्फ एक एमसीक्यू एग्जाम से मिल रही है। बार बार ये मौका नहीं आएगा। इस बार तो सिंगल एक एग्जाम से सीधे कमिश्नर बनाया जा रहा है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। जिसने ये मौका गवा दिया है ना, 5 से 6 साल बाद का इंतजार करे वो। और मैं फिर कह रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में 5 से साल का एक ही फेज आता है, फिर वो शायद उस लेवल में तैयारी में या तो रहता नहीं है, या फिर कहीं सिलेक्शन होके लाइफ में बिजी हो जाता है। कुछ बच्चे सर गिव अप इसलिए कर देते हैं, उन्हें लगता है यूपीएससी इस एग्ज़ाम के आगे लगा है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो मैं इस चीज़ से डिफर करता हूँ। मुझे लगता है यूपीएससी से ज़्यादा वो बच्चे निकाले हैं जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब आपने जो बात कही है कि यूपीएससी, देखो ईपीएफओ के पहले यूपीएससी लगा है। हम लोग यूपीएससी सुनते हैं उसको आईएएस से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन मोस्टली बंदा वो निकालता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड का है, जिसकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी है, या एसएससी बैकग्राउंड का है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ हमें वनडे एग्जाम देखना है। उनको पता है कि हमारा लेवल यूपीएससी लेवल का हो नहीं सकता। यूपीएससी वाला बंदा जीएस यूपीएससी लेवल के पढ़ेंगे और मैथ, रीजनिंग वो इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। जब तक हम एग्ज़ाम की डिमांड नहीं समझेंगे, हम एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो सर ने कही कि इसमें जो यूपीएससी लगा है ना, यही आपको भटका रहा है। इस यूपीएससी को आप हटा दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये वनडे एग्जाम है, और वनडे एग्जाम की डिमांड इतनी है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, वो भी ऑफलाइन एग्जाम है, गोले भरने हैं। तो 30 मिनट तो गोले में निकल जाएंगे, आपको बचेगा सिर्फ 90 मिनट। और 90 मिनट में आपसे 120 क्वेश्चन अगर करने हैं ना, तो तभी होंगे जब आपके पास फैक्ट बेस्ड वन लाइनर होगा, प्लस आपके फैक्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उन 90 क्वेश्चंस में सबसे खास बात सर कि 90 मिनट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ से क्वेश्चन है उसमें। हाँ, मैथ और रीजनिंग में अगर एक भी सिटिंग अरेंजमेंट आ गया ना, तो आपके 5 मिनट तो वही ले जाएगा। अब आप ये समझो कि जो हम टारगेट देते भी हैं शेड्यूल में और स्ट्रेटजी बताते हैं, जिसकी मैंने डाली थी स्ट्रेटजी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, है ना। तो ये 5 टॉपिक की जो हमने डाली थी उसमें यही बताया था कि आपको इसमें पकड़ इतनी अच्छी रखो कि ये पार्ट आप मैथ और रीजनिंग का लगभग 15 से 20 मिनट में कर लो, और कम से कम नहीं तो आप बाकी पार्ट में इसमें इंग्लिश
और करंट अफेयर्स भी कर लो, ताकि कम से कम आप मैक्सिमम समय फिर आप जीएस को, लेवल और अकाउंट्स को दे पाओ। क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा ना मैथ और रीजनिंग में एग्जाम हॉल में, आधा पेपर में तो वही समय चला जाएगा। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है? यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनको सीसेट से वैसे भी डर लगता रहा है और वो मैथ और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो वहाँ पे ज़्यादा समय दे देगा, ठीक। प्लस एसएससी वाले बंदों के साथ यही प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो इसमें समय बचा लेते हैं, और फिर वो जीएस में तो पढ़ ही रहे होते हैं लेकिन जो लेबर और अकाउंट्स है उसमें धोखा खा जाते हैं। तो बस दोस्तों करना क्या है कि दोनों को, उनको थोड़ा नीचे आना है, आपको थोड़ा ऊपर जाना है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सिलेबस क्या है प्लस पेपर की डिमांड क्या है। समझ गए दोस्तों? और अगर अब आप बताइए जॉब एक्सपीरियंस कैसा है? आपने जॉब ज्वाइन कर लिया एज एन अकाउंट ऑफिसर, तो आपको क्या फील आ रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि जॉब में मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कलोड कैसा है, और मतलब आपको क्या मतलब अभी आप जैसे मतलब क्या फैसिलिटी है? ऑफिसर लाइफ पूरा फील आएगा आपको यहाँ पे। और जैसा कि 4800 ग्रेड पे जॉब है तो है वो वर्थ इट ये जॉब है। मुझे लगता है कि आप ये छोड़ भी दें कि बहुत ही कम मेहनत पे या फिर वन डे एमसीक्यू एग्ज़ाम के बाद आपको ये पोस्ट मिल गई, उसको अगर छोड़ भी दें, बाकी यूपीएससी के बाद जो सीएससी होती है आईएएस एग्जामिनेशन, उसके बाद इस लेवल का जो जॉब इस अपॉर्चुनिटी आपको और किसी एग्ज़ाम में शायद देखने को न मिले। और वर्कलोड की जहाँ तक बात है तो सर 2 महीने लगभग होने वाले हैं, मुझे ऐसा कोई वर्कलोड प्रेशर कुछ फील नहीं हुआ। और अगर आप, हाँ एक सबसे ज़रूरी बात, आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं तो ये उन चुनिंदा एग्जामों में से है जिसको ज्वाइन करके आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, कोई प्रेशर नहीं है, 5 डे वर्किंग आवर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप शुरुआत में रहते हैं तो थोड़ा आपको टाइम पे जाना होता है, बट वर्क प्रेशर उतना नहीं होता, तो उसमें भी आप ऑफिस में एमसीक्यूज और मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ईओ जब बन जाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सर अभी ईओ हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उसमें भी आपको काम तो करना पड़ता है, बट वो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, आप टाइम को मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे सर ने बताया कि इनको जॉब ज्वाइन करती है ऑफिसर लाइफ फील आ रहा है, क्योंकि सर के नीचे में काफ़ी बड़ा स्टाफ होता है और वो इनको सपोर्ट भी करता है क्योंकि नए हैं, और इसलिए वो फील भी आता है। प्लस वर्किंग आवर जो आप जानते हैं कि सिर्फ 5 दिन ही वर्किंग डे है, बाकी 2 दिन आपको छुट्टी है। प्लस तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाता है, ठीक है। प्लस रही बात ईओ की, तो वो अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ईओ का वैसे भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। मेन है कि एओ में जो आपको शुरुआत में बनाया जाएगा उसमें आपको तैयारी करनी है, तो आपको देखनी है एओ की वर्क प्रोफाइल ऑफिस की है, ईओ की फील्ड की है, जो रेट करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब ईओ का वर्कलोड है ना। और ऑफिस में एओ की एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है, मतलब उसको एक पूरा अपने नीचे मैनेज करना है। जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, है ना, सेक्शन सुपरवाइजर होते हैं, प्लस उसके नीचे जो डीएस होते हैं, डीलिंग असिस्टेंट होते हैं, फिर उसके नीचे एमडीएस होते हैं। तो एक अच्छी खासा स्टाफ होता है जिसको आप लीड करते हो और उनसे काम करवाते हो, खुद भी काम करते हो, और आपको एक टीम लीडर की तरह चलना होता है। अच्छा, जैसा आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपको जहाँ आपने ज्वाइन किया वहाँ पे आपको स्टाफ क्वार्टर्स मिले थे, या स्टाफ क्वार्टर के बाद भी आप होने के बाद आप कहाँ रह रहे हैं? मतलब क्या एकोमोडेशन कैसा है आपका? स्टाफ क्वार्टर ऑब्वियसली मिलते हैं, लेबर भी होते हैं और अच्छा होता है। डिपेंड करता है आप कहाँ रहना चाहते हो। मैंने प्रेफर बाहर किया। ऐसा नहीं है कि स्टाफ क्वार्टर अच्छे नहीं है, इस वजह से मुझे बाहर रहना था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बाहर थे, तो मैंने वहाँ कंफर्टेबल समझा। तो मुझे लगता है अगर बड़े शहर में अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो स्टाफ क्वार्टर जो आपको स्टाफ क्वार्टर मिलता है उस लेवल का अगर आप बाहर लोगे तो आपको डबल एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। कुछ और आप इसमें आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, और एचआरए पे ऊपर फिर टैक्स नहीं लगता अगर आप, ये भी है अगर आप अवेल करते हो स्टाफ क्वार्टर। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्टाफ क्वार्टर अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्होंने बाहर ही प्रेफर किया कि मैं बाहर ही रह लेता हूँ अभी, क्योंकि तैयारी भी करनी होती है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो जैसा कि दोस्तों, जैसे सर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है, तो अब सर आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं, है ना, कि ये एग्ज़ाम, ये पोस्ट, ये कैसी है, बाकी ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे मोटिवेट हों, उनको आप क्या करना चाहते हैं कि आपने तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया, बाकी जो देख रहे हैं आपको वो कैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे, उसके लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं उनको?
मुझे लगता है कि रास्ता अलग हो सकता है आप लोगों का, बट जो डेस्टिनेशन है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों का सबका एक ही है। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरी पोस्ट पे क्यों, जो है एसी की जो पोस्ट है, और वो बहुत ऊंची पोस्ट होती है। मैं आपको बता दूँ, एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर 5400 ग्रेड पे, वो आपको पूरा एकदम आईएएस लाइक फील देगा। तो उस एग्ज़ाम भी ये किस्मत की बात है कि एक साल इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है इस एग्ज़ाम के लिए, बस आपको स्ट्रेटेजाइज करना है चीज़ों को, आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करके उन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें वो पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मॉक एमसीक्यूज क्विजेज सॉल्व करने हैं। तो मैंने जैसा कहा पहले भी, सर ने भी बताया, उनकी जो ऐप है उनमें 21 ऑल एग्जाम ट्रिक्स ऐप है जिसमें 21,000 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो और सर की ऐप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और फ्री ऐप हो, या फिर कोई पेड हो, आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर लेबर लॉ हो गया और एमसीक्यूज हो गए, इन सब के लिए तो सर का आप प्रेफर करिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसका अल्टरनेटिव कोई मार्केट में अवेलेबल है नहीं। बाकी और भी कोई गाइडेंस है, कोई अपडेट है तो सर समय के साथ। हाँ, जैसा कि मैं आप सभी को, मैं जानते हूँ कि मैं हमेशा ईपीएफओ से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ, समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा। और मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो नया वाला है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और नए टेलीग्राम में सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो पुराना वाला अगर वो खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप नए टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। और क्योंकि जो भी आपसे कम्युनिकेशंस का है सारी चीज़ें मैं वहाँ भी डालता रहूँगा। और अगर कोई टेलीग्राम में नहीं भी है तो घबराइए नहीं, मैं ऐप पे हो गया, यूट्यूब में जो पिन पोस्ट होती है, प्लस उसके अलावा जो कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, वो सब में भी मैं सब चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों बस चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से भी आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। और उम्मीद करता हूं कि अगले दौर में इंटरव्यू सेशन में फिर आप से रूबरू होंगे। और उम्मीद तो यहाँ तक करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे और हमारे कॉलीग्स बन के, या फिर हमारे सीनियर बन के इसी ग्रुप में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।